मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव के बाद हालात बदल रहे हैं और धीरे धीरे ईरान और इसराइल एक सामान्य स्थिति की ओर जा रहे हैं। 12 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड के सामने अपना वर्चस्व कायम करने का मौका मिला। इसी बीच अजरबैजान में 17वां इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ECO शिखर सम्मेलन पूरा हुआ, जिसमें ईरान ने भी हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में इसराइली हमलों की निंदा की और सम्मेलन में उपस्थित सभी देशों को इस हमले के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का अनुरोध किया। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने मिलकर इसराइल के ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमलों की निंदा की। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाने की अपील की। ईरान ने मुस्लिम दुनिया की एकजुटता का आह्वान किया। ECO सम्मेलन में ईरान ने इसराइल विरोधी गठबंधन बनाने की जगह पर मजबूत आवाज और एकजुट कूटनीतिक मोर्चे की मांग की, जिसमें सभी मुस्लिम देश शामिल हों और संयुक्त रूप से इसराइल के आचरण की अंतर्राष्ट्रीय निंदा करें। उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा और ऐसा आह्वान किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस दौरान कहा कि उन्होंने ईरान के हमलावरों को निर्णायक सबक सिखाया और पूरे क्षेत्र में युद्ध के प्रसार को रोका। मसूद पेजेश्कियान ने कहा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस युद्ध में ईरानी सशस्त्र बलों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप देश की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का वैध रूप से बचाव किया। इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों ने इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ ज़ायोनी शासन के हमलों की निर्णायक रूप से निंदा की। आर्थिक सहयोग संगठन का 17वां शिखर सम्मेलन भी हाल ही में हुई आक्रामकता की घटनाओं और उनके द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाने के लिए एक मूल्यवान अवसर है। हमें व्यापार और आवागमन दक्षता में सुधार के लिए उन देशों के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नए विशेषाधिकार प्रदान करने चाहिए जो देश चारों ओर से घिरे हैं या लैंडलॉक्ड हैं। उन्होंने कहा कि ECO संगठन क्षेत्रीय और सामूहिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रूपरेखा प्रदान करता है और हमारे 2035 विजन को सदस्य देशों में लगातार बढ़ते विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या है आर्थिक सहयोग संगठन? आपको बता दें कि आर्थिक सहयोग संगठन यानी ECO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ाना, परिवहन और संचार लिंक विकसित करना और सदस्य देशों के बीच ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का सहयोग बढ़ाना है। इस गठबंधन में 10 देश शामिल हैं जो सभी मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। 12 दिन तक चले इस युद्ध में दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन के साथ साथ मिसाइल अटैक किए। इस टकराव में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची है। दोनों ही देशों को हर स्तर पर नुकसान भी हुआ। इसी बीच एक सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिकार भी सामने आया है। ईरान को इजराइल का एक अल्ट्रा एडवांस जासूसी ड्रोन ऑर्बिटर 5 हाथ लगा है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हालत में है। पश्चिमी टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन ईरानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का शिकार बनकर जमीन पर आ गिरा। अब ईरानी वैज्ञानिक इसे खजाने की तरह खोल रहे हैं। हर स्क्रू, हर चिप, हर सेंसर को परखा जा रहा है। इसका एक एक पुर्जा उतारा जा रहा है ताकि तकनीक की नकल तैयार की जा सके। ड्रोन को खोलने का वीडियो खुद ईरान ने शेयर किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के सैकड़ों महंगे ड्रोन भी ईरान के हाथ लगे हैं। दरअसल इजराइल ने ईरान के अंदर से भी ड्रोन हमलों को अंजाम दिया था। YT न्यूज ने इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि बहुत सारे ड्रोन को इजराइल ने छोड़ दिया था जो अब ईरान को मिल गए हैं। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा इन ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि किसी मशीन या टेक्नोलॉजी को खोलकर समझना और फिर उसी जैसी या उससे बेहतर चीज बनाना, और इसके लिए ना तो किसी लाइसेंस की जरूरत होती है और ना ही कानूनी रोक। ड्रोन को खोलकर उसके रडार, कैमरा सिस्टम, प्रोसेसर, मोटर और चिप्स की डिजाइनिंग समझी जा रही है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से उसकी डिजिटल मॉडलिंग होती है, जिसमें स्ट्रक्चर, क्षमता और उड़ान तकनीक का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद ईरान न सिर्फ उस ड्रोन की हूबहू नकल तैयार कर सकता है, बल्कि उससे ज्यादा घातक और आधुनिक ड्रोन भी बना सकता है। इतना ही नहीं, इनके जरिए ड्रोन की कमजोरी को भी समझा जा सकता है। इससे भविष्य में होने वाले हमले को ईरान नाकाम भी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हर्मिस जैसी मीडियम रेंज ड्रोन तैनात किए थे, जो निगरानी और इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही छोटे आकार के FPV क्वाडकोप्टर ड्रोन भी थे, जिनमें विस्फोटक लोड था और जो कुछ ही सेकंड में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध में भी खूब इस्तेमाल हो रहे हैं। इजराइल का ऑर्बिटर 5 एक एडवांस ड्रोन है, जो 25 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। 25 किलोग्राम पेलोड और 75 किलोग्राम अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ मेल ड्रोनों जैसी क्षमताएं प्रदान करता है। ये खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें दोहरी एवियोनिक्स, कम शोर और बहुत उपकरण क्षमता जैसे समुद्री रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम शामिल है। ऑर्बिटर 5 का ईरान के हाथ लगना इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, बल्कि ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। ईरान के बाद अब गाजा में भी युद्ध विराम की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल 60 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हमास ने कुछ ऐसी मांगे कर डाली हैं जिसकी वजह से इस पर पेच फंसा हुआ है। इसी बीच हमास के नए सैन्य प्रमुख इज़ अल दीन अल हद्दाद ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी धमकी इजराइल को दे डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल हद्दाद ने इजराइल को सम्मानजनक समझौते के लिए सहमत होने या एक और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। सैन्य प्रमुख की टिप्पणी तब आई जब हमास ने कहा कि उसने अमेरिका के 60 दिवसीय युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कथित तौर पर फिलिस्तीनी समूह ने गाजा से IDF की व्यापक वापसी योजना की मांग की है। इसके अलावा घेरे हुए पट्टी के चल रहे मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। युद्ध विराम पर मध्यस्थों के प्रति हमास की प्रतिक्रिया के बीच इसके सैन्य प्रमुख ने ये चौंकाने वाला संदेश जारी किया है। इज्जत अल दीन अल हद्दाद ने चेतावनी दी है कि गाजा युद्ध मुक्ति या शहादत का युद्ध बन सकता है। अल हद्दाद ने अपने समकक्षों को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल सम्मानजनक सौदा नहीं करता है तो युद्ध और भी बदतर हो सकता है। मध्य पूर्व इंटेल अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को हमास के नए सैन्य प्रमुख की योजना का खुलासा किया। नेता युद्ध के पूर्ण अंत IDF की वापसी से पहले किसी भी बंधक की रिहाई को रोक सकता है।